नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ एक ऐसा टॉपिक लेके जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही है। ये बहुत ही क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक है। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम का कमी आपको बहुत ज़्यादा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए मैं हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ, जो मैं 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। और चाहूँ तो इस टॉपिक को मैं आपके लिए 45 से 50 मिनट तक भी पढ़ा सकता हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी डाइवर्स टॉपिक। बहुत ही काफ़ी लेंदी तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है और शॉर्ट फॉर्म में भी निपटाया जा सकता है। लेकिन अभी समय का ऐसा है, समय काफ़ी कम है। बहुत दिस इज़ अ वेरी ट्रांजिशन फेज़। तो इस ट्रांजिशन फेज़ में आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड काम करना है। जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को आपको कवर करते हुए करना ज़रूरी है, ताकि आप टाइम बचा सकें और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। तो इस मैक्सिमम आउटपुट को करने के लिए आपको केवल और केवल क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़िए, हमेशा ही एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहिए हमेशा। ये तो एकदम बेसिक चीज़ है। नीट है, एनटीए अगर नीट कंडक्ट करवा रहा है तो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन इज़ बेसिकली दिस इज़ एन एक्सपांशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन तभी आएगा जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे ही हाइब्रिडाइजेशन आता है। कभी वेस्पर थ्योरी के साथ आप इसको हाइब्रिडाइजेशन को कभी लिंक मत कीजिएगा, ठीक है? भूल से भी लिंक मत कीजिएगा, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन इज़ द एक्सपांशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियरली कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो जानकारी प्रोवाइड करता है दैट आर वेरी ट्रू, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में होता ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स की जाती हैं टू फॉर्म द न्यू हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। न्यू ऑर्बिटल्स बनाई जाती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहने का ये मतलब है द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर ऑफ इक्वल एनर्जी। सारी ऑर्बिटल्स जब बराबर एनर्जी की होती हैं तब उनको हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है? अब इसके आगे आता है इट कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स को आप काउंट करेंगे तो आपके लिए n मिल जाएगा। अब व्हाट इज़ n? यहाँ पे मैंने लिखा है n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर, ठीक है? तो ये है क्या n का कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। n अगर आपका 1 तो पॉसिबल नहीं है। n इज इक्वल्स टू 2 जब है तब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। n इज इक्वल्स टू 3 है तो sp2 होगा। ऐसे ही sp3, sp3d, sp3d, sp3d2, sp3d3, ऐसे करके ये सारे होंगे। n इज इक्वल्स टू 2 to 7 तक आप देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, 4-5 पॉइंट, 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है मोर द एस कैरेक्टर मोर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। यानी कि कहने का ये मतलब है एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा क्लोज होगा। न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ही क्लोज रहेगी। छोटा बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एस कैरेक्टर ज़्यादा होने से, ठीक है? नेक्स्ट आता है मोर द एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव द एलिमेंट। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है? और हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, एक कीटोन का एग्जांपल दिया है जिसमें आपको sp2 sp3 हाइब्रिडाइज दोनों टाइप के कार्बन दिख रहे हैं। इसीलिए जैसे कि ये वाला है CH3, ये वाला कार्बन को आप देखेंगे दिस इज़ sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इसमें कितने हैं? 4 हैं। 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ, तो कितने बॉन्ड पेयर्स हुए? 4। लोन पेयर्स इसमें कितने हैं? 0। तो n इज इक्वल्स टू 4 पे क्या होता है? 1 s में जाएगा, 3 p में जाएगा, दैट इज़ sp3। ऐसे ही यहाँ पर sp3 है। ये वाला कार्बन जो कीटोन कार्बोनिल कार्बन है दैट इज़ हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज। दिस ऑक्सीजन इज़ हैविंग sp2। अब ऑक्सीजन में sp2 क्यों है? ऑक्सीजन का sp2 हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीजन का sp2 इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स कितने हुए? 2 लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है? 1 है। तो 2 + 1 3, दैट इज़ एक एस में जाएगा, 2 p में जाएगा, sp2, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे ये डबल बॉन्ड को मैंने 1 काउंट क्यों किया?
जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं दे ऑल आर काउंटेड एज वन, दे ऑल आर काउंटेड एज वन। इनको वन ही काउंट किया जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम 3 काउंट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड है तो 2 काउंट कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो 1 काउंट कर लेते हैं। ऐसे नहीं होगा, बॉन्ड पेयर्स एक ही काउंट होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आज मैं आपके लिए इसके साथ ही साथ लाया हूँ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर आप देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन आना फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बॉन्ड ऑर्डर हुआ, और फिर आपका एक क्या कहते हैं, दिस इज़ हाइब्रिडाइजेशन जो अभी मैंने बताया। एक फॉर्मल चार्ज नाम का टॉपिक है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। दिस इज़ वेरी अंडररेटेड टॉपिक। इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपके लिए लाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा आपके लिए फॉर्मल चार्ज के बारे में। ठीक है, तो अभी पहले बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस कर ले। बॉन्ड ऑर्डर जनरली करता क्या है, इट जनरली डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ये उसको डिस्क्राइब करता है जनरली। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर कुछ चीज़ों को गवर्न करता है। बॉन्ड ऑर्डर गवर्न्स द फॉलोइंग थिंग्स। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये तीनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी शो करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी शो करते हैं। इसके बाद आता है इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी में, ये है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, डबल बॉन्ड का लेंथ और छोटा होता है। डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी आपको तोड़ने में लगती है, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हुई। ऐसे आप देख सकते हैं, ये चारों चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं है, ये चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़ीरो है तो देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है तो। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। बी इज़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ए बी इज़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जब आप दोनों को माइनस करेंगे एक दूसरे में और उसका हाफ करेंगे तब आपको मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर। ये तो हो गया एक लेंदी प्रोसेस जिसमें आपको 2 सिस्टम फॉलो करना पड़ेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बोला, वही मैं आपको बता रहा था। कहने को तो और बताने को इसमें बहुत सारा कुछ है, लेकिन आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना है। जो चीज़ सिस्टम की रिक्वायरमेंट है आप उस पर ध्यान दीजिए, मेरा ये मानना है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके डिटेल्स को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करना है, लेकिन नीट में डायरेक्टली जब सवाल आता है तो बॉन्ड ऑर्डर पे आता है। और बॉन्ड ऑर्डर में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम आता है जब आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 10 to 18 के बीच में हो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये मेरा 3 से 4 साल का, मैं पिछले 10-12 साल के मैं पेपर देखते आया हूँ, और पिछले 3-4 साल से तो मैंने काफ़ी गहरी स्टडी की है इस चीज़ पे। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जब 10 to 18 के बीच में होते हैं उन्हीं के आसपास चलता है। और जो एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन ज़रूर किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आप ये टेबल देख लीजिए, एक छोटी सी मैंने बनाई है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 18 तक मैंने लिख दिया हुआ। अब उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस आप मानिए 14 को। ये इसकी एक ट्रिक भी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ भूले नहीं और रटना नहीं पड़ेगा। सिंपल ट्रिक इसकी ये है, आप 10 से 18 तक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लिखिए एंड 14 को आप रेफरेंस मानिए। और 14 का जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं देन बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3। एंड 14 से 18 की तरफ जाते हुए आप 0.5 डिक्रीज़ करते जाइए इस डायरेक्शन में, और सेम अप टू 10 0.5 डिक्रीज़ करते जाइए। तो आपके लिए ये पूरी टेबल क्रिएट हो जाएगी। और 10 से 18 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में 1 से 1 के बीच में कैसे वेरी करता है गेटिंग मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 at 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपको मिल जाएगा इसमें पूरा। ये आपकी ट्रिक भी हो गई इसके साथ साथ, और आपके लिए मैंने ये बता दिया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्ज़ाम्पल नीट में और किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट होता है ज़्यादातर,
उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वो है ऑक्सीजन पेरेंट एटम, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सारे आयंस के ऊपर जो एक क्वेश्चन बनता है स्टेबिलिटी का। कभी कभी स्टेबिलिटी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया डायरेक्टली, कभी बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकता है, कभी स्टेबिलिटी, कभी बॉन्ड एनर्जी, कभी बॉन्ड लेंथ। तो ये आपको सवाल की रिक्वायरमेंट को बस ध्यान में रखना है। बाकी आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर तो बेसिक चीज़ है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पेरेंट एटम कितना होता है, 16 इलेक्ट्रॉन का। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 16 के लिए, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ऐसे ही O2 माइनस इज हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1.5। ठीक है। अब O2 2 माइनस इज 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1। ठीक है। ऐसे ही O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2.5। ठीक है। अब आ जाइए O2 2 प्लस, O2 2 प्लस में कितने होंगे, O2 2 प्लस यानी कि 16 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज़ बॉन्ड ऑर्डर 3। ऐसे करके आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट। आपने बॉन्ड ऑर्डर देख लिया, सबसे ज़्यादा किसका, O2 2 प्लस का, दैट इज़ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, O2 2 प्लस की। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपने देखा, ये रहा O2 2 प्लस, फिर O2 प्लस, O2 पेरेंट एटम, देन O2 माइनस, देन O2 2 माइनस। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हुआ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये तीनों क्या होंगे, ऑल 3 विल गो विद द सेम ट्रेंड। बट जब बात आएगी बॉन्ड लेंथ की, जब बॉन्ड लेंथ की बात आएगी तो दिस विल गेट टोटली अपोजिट। ये सारे साइंस ऐसे हो जाएंगे, दे विल गेट लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा, दिस विल बी द डिफरेंस। ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपके लिए आज मैंने बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों के बारे में आज मैंने आपको बताया। बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों आपने देख लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको छोड़िएगा मत। काफ़ी सरल भी है और क्वेश्चन ओरिएंटेड है। ये दोनों टॉपिक मिला के आपको 2 to 3 क्वेश्चन बिल्कुल मिल सकते हैं। 1 क्वेश्चन ईच तो कंफर्म है। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाता है, इन दोनों टॉपिक से मिला के, देन इट इज़ अ बोनस। इस बोनस को आप बिल्कुल ही गवाइएगा मत, लॉस मत करिएगा इस बोनस का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा +4 मार्क्स दे के जाएंगे। गलत होने के इस टाइप के क्वेश्चंस में गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता है। ये आपके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग चीज़ रहती है अगर आपके लिए सरल क्वेश्चंस मिल जाएं और आप करेक्ट करके ले जाएं, सिली मिस्टेक्स ना करते हुए। सिली मिस्टेक्स बहुत ही भारी पड़ती हैं, आप लोग ध्यान रखा कीजिए। एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ NCERT। 2-3 things are very important for the NEET exam. That is, first is time management, speed, accuracy, these all things, and stick to NCERT. NCERT is very important. NCERT. Each lecture, every lecture I say about this. हर लेक्चर में मैं इसके बारे में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे, क्योंकि इसका एक कारण है। कारण सिंपल ये है कि NTA जब से एग्ज़ाम ले रहा है, दे हैव अ स्टैंडर्ड पैटर्न, और उनका पैटर्न टोटली NCERT बेस्ड है। वो NCERT के बाहर जाना शायद NTA को पसंद नहीं है, या जो भी आप समझें। जो ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस चल रहा है वो NCERT से फॉलो है। इसीलिए भी ज़रूरी है एक स्टैंडर्ड पेपर बनाना, बिकॉज इट इज़ अ मेडिकल के लिए 1 चैनल एग्ज़ाम है, 1 विंडो एग्ज़ाम है, सिंगल डोर एग्ज़ाम है, और कोई एग्ज़ाम इंडिया में नीट के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए नहीं हो रहा है। तो एक कॉमन एंट्रेंस तो होना ही चाहिए, कॉमन एंट्रेंस जिसमें हर प्रकार के लोग, हर बोर्ड्स के लोग उसको कवर अप कर सके। तो NTA ने एक जनरलाइज्ड सिलेबस दे दिया है, डेट इज़ NCERT। तो आप NCERT के बाहर जाना, यहाँ वहाँ बहुत ही ज़्यादा सवाल सॉल्व करना है इधर उधर के, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप सवालों के लिए जाइए, प्रीवियस ईयर के लिए जाइए। प्रीवियस ईयर आप जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना बेहतर है। ठीक है। नीट लेवल के सवालों के लिए जाइए, NCERT से स्टिक रहिए। लेकिन NCERT इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट, NCERT के बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। हाइब्रिडाइजेशन क्या था, नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की एक बेसिक चीज़ हो गई। और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया 10 to 18, 1 to 1, हैविंग मैक्सिमम एट 3। और ये वाला स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो बार बार नीट में भी पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग तरीके से आता है। कभी स्टेबिलिटी, कभी बॉन्ड लेंथ, कभी बॉन्ड स्ट्रेंथ, कभी बॉन्ड एनर्जी, इस तरीके से ये पूछता है। ठीक है।
तो आप लोग पढ़िए, पढ़ते रहिए। 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। बिल्कुल डिले ना कीजिए किसी भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक छोड़िए मत, हर टॉपिक को पढ़िए। इट इज़ वेरी नेसेसरी, हर टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को आप स्किप मत कीजिए। हर टॉपिक के बारे में, हर टॉपिक आप कवर अप नहीं कर पाते हैं अगर, तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में से वो चीज़ों को निकाल के पढ़ ले जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ें आप पढ़िए, और क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ों को रैपिड रिवीजन करवाने के लिए, अब जो आपकी रैंक को बूस्ट करेगा उसके लिए हम लोग आपके साथ मौजूद हैं। आप नीट शास्त्र के साथ जुड़े रहिए हमेशा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए, आपके लिए बिल्कुल उस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपकी हेल्प के लिए हम लोग बहुत सारे चैनल्स से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फेसबुक से भी हम आपसे कनेक्टेड है। फेसबुक पेज है हमारा नीट शास्त्र के नाम से, इंस्टाग्राम पेज है नीट शास्त्र के नाम से, यूट्यूब चैनल जिस पे आप अभी मेरे को देख ही रहे हैं, जिस पे मैं बता रहा हूँ। और हाँ, ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए नीट के अपने फ्रेंड्स में जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।